देश की ब्रोकिंग इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व समस्या से गुजर रही है। आमतौर पर वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीद आप हर कारोबार में करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज इंडस्ट्री पर। और इस रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ कि बिजनेस तो बढ़ रहा है, धंधा तो बढ़ रहा है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की आय भी बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जितनी आय बढ़नी चाहिए और जितना मुनाफा बढ़ना चाहिए ऐसा हो नहीं रहा। ऐसे में क्या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बड़े कंसोलिडेशन हो सकते हैं? छोटे ब्रोकर बड़े ब्रोकर के साथ मिल सकते हैं? डिस्काउंट ब्रोकरेज क्या कर रहे हैं? बैंक्स की जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनका किस तरह का कमाई का मामला है और इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? वॉल्यूम्स कहां हो रहे हैं, कारोबार कहां हो रहा है, एक्टिव ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर एक खास रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ब्रोकिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों पर और इसकी वास्तविक तस्वीर पर फोकस किया गया है और इसीलिए इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स और इस पर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के आउटलुक को लेकर हम आए हैं आपके लिए लेकर ये खास पेशकश, ब्रोकर्स धंधा ज्यादा कमाई कम। देश की दिग्गज रेटिंग एजेंसीज में से एक के रेटिंग्स के डायरेक्टर गौरव दीक्षित साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से लिखी है, इस इंडस्ट्री पर पूरा फोकस किया है। देश के जाने माने दिग्गज ब्रोकरेजेस और कॉर्पोरेट ग्रुप में से एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ धीरज रैली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि इस पूरे बिजनेस पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। मेहता इक्विटीज के चेयरमैन राकेश मेहता साहब हैं, जो कि पूरे देश भर में जिनके ब्रोकरेजेस, फ्रेंचाइजीज और आउटलेट्स हैं, तो वो बड़ी गहरी पल्स और पकड़ रखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के एमडी और सीईओ अजय मेनन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो हमें समझाएंगे कि नए ट्रेंड किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो गौरव जी, आपको बधाई देना चाहता हूं, बहुत ही बेहतरीन विस्तार से आपने रिपोर्ट लिखी इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर। सबसे पहले बताएं सर, ये आइडिया कहां से आया कि एक रिपोर्ट ऐसी भी लिखनी चाहिए कि वाकई में ब्रोकिंग इंडस्ट्री में चल क्या रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक्चुअली सर, हमारे पोर्टफोलियो में रेटिंग बिजनेस में वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑन ब्रोकिंग कंपनीज आल्सो। लॉट ऑफ ब्रोकिंग कंपनीज आर आवर क्लाइंट्स एंड वी डू गो थ्रू देयर फाइनेंशियल्स। तो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि FY21 और FY22 में जिस तरीके ग्रोथ था, जिस तरीके के इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी हम देख रहे थे, करंट ईयर में हमको थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन होता हुआ दिखा। And that is where we thought of going deep into this and seeing how things are happening in the industry and where the industry is going ahead. ठीक बात है। तो कुछ संकेत ऐसे मिले जिसकी वजह से गौरव जी को लगा, केयर रेटिंग्स को लगा, चलो इस पे एक विस्तार से बढ़िया रिपोर्ट बनाई जाए। अब सर, इस रिपोर्ट की जो कुछ खास बातें हैं, जो टॉप 3 फाइंडिंग्स आपको लगती है कि ये सबसे 3 बड़ी चीजें हमने इस रिपोर्ट में निकाली, जरा वो हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमने इसमें देखी वो ये है कि आप अगर देखें तो जो हमारे एक्टिव क्लाइंट्स का मेजॉरिटी ऑफ शेयर है वो अराउंड 70% डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जाता है। बट अगर आप पूरी इंडस्ट्री का ओवरऑल इनकम देखें तो वो अराउंड 40% के आसपास इनकम जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर के पास है। बाकी अराउंड 1/3 ऑफ द इनकम इज स्टिल विद बैंक बेस्ड ब्रोकर्स। सो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग लार्ज नंबर और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, वो सिग्निफिकेंटली लोअर है विज़ावी द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ क्लाइंट्स दे हैव। एंड इसकी एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो F&O वॉल्यूम्स है वो प्राइमरी डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास है, जबकि कैश बिजनेस में बैंक ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थोड़ा सा बेटर करते हैं। तो जो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रोफाइल रहता है बैंक ब्रोकर्स का, बैंक बेस्ड ब्रोकर्स का और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का, आई थिंक दैट इज वेयर दे आर जनरेटिंग बेटर इनकम vis-a-vis द डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो ओवरऑल इनकम शेयर में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्यूडनेस दिखता है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप अगर देखें तो F&O सेक्टर में जो ब्रोकर्स इनकम जनरेट करते हैं वो रिलेटिवली वीकर होती है कैश सेगमेंट से, और जो शेयर है F&O और कैश का वो काफी स्क्यूड हुआ है। मतलब 9 मंथ FY23 में अराउंड 200 टाइम्स है जो F&O से इनकम जनरेट, F&O में जो वॉल्यूम्स हैं और जो कैश के वॉल्यूम्स हैं। तो इनकम का जो शेयर है इसकी वजह से भी थोड़ा सा स्क्यूडनेस दिख रहा है हमको। और तीसरी चीज अगर आप देखें तो एक्टिव क्लाइंट का जो ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट अभी रुक गया है।
तो 9 मंथ में आप देखें तो 2% ग्रोथ दिखाया है डिस्काउंट ब्रोकर्स ने अपने एक्टिव क्लाइंट बेस में, जबकि बैंक बेस्ड ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ने 10% और 11% का डिक्लाइन दिखाया है एक्टिव क्लाइंट बेस में। तो कहीं ना कहीं चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं। जो FY21 और FY22 में एक मेजर ग्रोथ हमने देखा था वॉल्यूम्स में, एक्टिव क्लाइंट ग्रोथ में, वो कहीं ना कहीं अभी थम रहा है और इट लुक्स लाइक कि अभी ये स्टेबलाइज होगा एंड विल सी सम कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो पिछले आप देखें तो रेगुलेटर भी काफी एग्रेसिव है, रेगुलेटर ने भी काफी चेंजेस लाए हैं पिछले 1.5-2 साल में एंड कंप्लायंस कॉस्ट काफी बढ़ा है। तो छोटे ब्रोकर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना, सस्टेन करना। तो कुछ कंसोलिडेशन भी हम सेक्टर में देख रहे हैं। ठीक बात है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी रिपोर्ट्स में निकल कर आई हैं। कुछ बदलाव ब्रोकिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड में होते हुए दिख रहे हैं। छोटे ब्रोकर्स के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल, कंसोलिडेशन का वक्त। आइए इन्हीं सारे मुद्दों पर करते हैं चर्चा। 3 जाने माने ब्रोकरेजेस हाउसेस के चीफ हमारे साथ हैं इस वक्त। धीरज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। क्या वाकई में ट्रेडिशनल ब्रोकिंग बिजनेस के लिए नए जमाने के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली ये जो डिस्काउंटेड ब्रोकरेजेस हैं, ये बड़ी चुनौती, बड़ी थ्रेड बनती जा रही है? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये आज की मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पिछले 5-6 साल और उससे ज्यादा से चल रहा है। आप देखिए क्या कहते हैं, पिछले 6-7 सालों में डिस्काउंट ब्रोकर्स या लो कॉस्ट ब्रोकर्स या टेक लेड ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तरह से वो चुनौती है, एक तरह से अगर आप उनको देखें तो उन्होंने मार्केट को एक्सपैंड भी किया है। इस पीरियड में ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ने या बैंक बेस्ड ब्रोकर्स ने अपने क्लाइंट्स खोए हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी अपने क्लाइंट्स ऐड किए हैं। मे बी प्रपोर्शन जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ स्क्यू रहा है, क्योंकि उन्होंने एक फैसिलिटी दी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो लो कॉस्ट फैसिलिटी दी। तो मैं नहीं मानता क्या कहते हैं कि उनकी वजह से चुनौती बढ़ रही है। मेरे हिसाब से एक अच्छा मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है और सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इससे। ठीक बात है, मौके सबके लिए। लेकिन मेहता साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या वाकई में आप भी कोई अपने फ्रेंचाइजीज या अपने जो देश भर में आपके ऑफिसेज हैं उनके माध्यम से क्या ये देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में जो नए क्लाइंट्स आने की जो ग्रोथ थी, क्या उस ग्रोथ में कोई धीमापन दिख रहा है आपको? नहीं, डेफिनेटली ग्रोथ पे थोड़ा धीमापन आया है। पर कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि लोग हमारे यहाँ से डिस्काउंट ब्रोकरेज के यहाँ जाते हैं, 3-4 महीने काम करते हैं, वहां वो अपना हाथ जलाते हैं, उसके बाद वापस लौट के हमारे पास ही आते हैं। और कहीं ना कहीं ये मार्केट एक्सपांड कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल ब्रोकरेज सर हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह की पर्सनलाइज सर्विसेज ट्रेडिशनल ब्रोकरेज दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। तो जो सर्विसेज पर्सनलाइज या फिर ये कहें कि जो क्लाइंट की जरूरत के मुताबिक ट्रेडिशनल ब्रोकर्स देते हैं, वो एक बड़ा यूएसपी है। अजय जी, आपसे जानना चाहता हूं, किस तरह का रुझान इन्वेस्टर्स के बीच में, या फिर यूं कहें कि जो वॉल्यूम्स इतने बढ़कर आ रहे हैं लेकिन वॉल्यूम्स के साथ साथ आपकी कमाई जितनी बढ़नी चाहिए ब्रोकरेजेस की वो नहीं बढ़ रही है, उसके पीछे जैसा गौरव जी ने कहा भाई कि सबसे बड़ा कारण यह कि ज्यादातर वॉल्यूम सारा का सारा जो आ रहा है एफएनओ से आ रहा है। क्या वाकई में ये बड़ी वजह कि नए क्लाइंट्स जितने आ रहे हैं, नए एक्टिव क्लाइंट्स जितने हैं, उनका रुझान एफएनओ की तरफ ही है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने ये देखा है कि जो बिजनेस बढ़ा है, श्योरली एफएनओ का मार्केट वॉल्यूम इज श्योरली मच मोर एंड द ग्रोथ जो एफएनओ में देखा गया है कि आज की तारीख में 200% ग्रोथ एफएनओ में मार्केट शेयर में है कंपेयर टू कैश विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट और 10-20% ग्रोथ। तो वॉल्यूम तो उधर ही है, एफएनओ में बढ़ रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, जबकि कैश मार्केट का वॉल्यूम्स कंपेरेटिवली फ्लैट है या कम हो रहा है। बट जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, वो जो कैश मार्केट का रेवेन्यू पोटेंशियल इज मच बेटर यील्ड कंपेयर टू एफएनओ, बिकॉज एफएनओ में आज की तारीख में जो आपने बोला डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आ रहे हैं, जो नए निवेशक आ रहे हैं में ट्रेड कर रहा है, छोटा वॉल्यूम में कर रहा है, स्मॉलर टिकट्स में कर रहा है, ऑप्शंस में कर रहा है। सो दैट वॉल्यूम श्योरली एफएनओ में बढ़ा है, पर रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है दैट इज स्टिल देयर इन द कैश मार्केट much better compared to FNO, although overall revenue model FNO में बढ़ा ही है, and that is giving a good hedge overall
कि एफएनओ में भी देयर इज अपॉर्चुनिटी एंड कैश मार्केट बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल थिंग, जो मिड कैप का जब रैली आता है तो कैश मार्केट का वॉल्यूम भी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द होल थिंग. सो इट्स अ गुड मिक्स. एंड जब जैसे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स लाइक अस वी आर इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स including all distribution of mutual funds, PMS, and then the insurance. So it's a good distribution of the overall income which we are getting today. अब इस पूरे मुद्दे में दो चीजें हैं जो हमें विस्तार से बात करनी है. एक, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या चुनौतियां हैं कि क्या वाकई में उनके लिए बिजनेस सर्वाइव करना नए रूल्स रेगुलेशन में आसान काम है, और दूसरा ये कि जो भी नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आ रहे हैं उनका रुझान किस तरफ है. अब इसमें जो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज गौरव जी बताइए, मैं उस पर आपसे लेना चाहता हूं. आप ये कह रहे हैं कि कुछ सालों पहले जो कुछ भी वॉल्यूम होता था कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में, उसका जो परसेंटेज या यूं कहें रेशियो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. 2012 में कैश मार्केट के मुकाबले में वायदा कारोबार का वॉल्यूम 11 गुना होता था, अब ये 200 गुना हो गया है. आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या खास वजह है? आपकी स्टडी में क्या निकल कर आया है सर? सर, दो चीजें हैं. जैसा कि आई थिंक सभी ने स्वीकार किया कि एफ&ओ सेक्टर में वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़े हैं. जो भी नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं मार्केट में प्राइमरी एफ&ओ में आ रहे हैं, और कैश सेगमेंट थोड़ा सा धीमी गति से ग्रो कर रहा है. तो अगर आप करंट ईयर में देखें जब ये 200% हो गया, बिकॉज पिछले साल ये 100% था. FY22 का अगर आप फिगर देखें तो 100 गुना था एफ&ओ वर्सेस कैश. इस साल ये 200 है बिकॉज कैश में ग्रोथ बहुत कम है. जो भी ग्रोथ हो रही है एफ&ओ में हो रही है, एंड इसकी वजह से ये रेशियो बहुत ज्यादा ही स्क्यूड हुआ है अभी. अच्छा, तो वायदा कारोबार की तरफ रुझान थोड़ा सा ज्यादा आता दिख रहा है. मेहता साहब, क्या वजह आप समझते हैं कि नए निवेशक, नए ट्रेडर्स वायदा कारोबार की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? नहीं, सिंघवी साहब, अगर आप देखोगे ना तो पिछले 2-3 साल में जो यूथ आए हैं मार्केट में, और काफी भारी तादाद में यूथ ने मार्केट में ज्वाइन किया है कोविड पीरियड में, और वो मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं तो एफ&ओ में कॉल पुट ऑप्शन और वो मशीन लर्निंग ट्रेड करते हैं. तो उससे क्या है, वॉल्यूम पूरा एफ&ओ में शिफ्ट हो रहा है. बट आप अगर देखोगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो पूरे कैश में गए हैं. तो कहीं ना कहीं एफ&ओ का वॉल्यूम बढ़ने का कारण हमारी जो नई यूथ पीढ़ी आई है और जो वो काम कर रहे हैं उसकी वजह से एफ&ओ का वॉल्यूम बढ़ा है. एफ&ओ का वॉल्यूम बड़े तेजी से बढ़ा है और लोगों का इंटरेस्ट ट्रेडिंग की तरफ, और स्पेशली कम मार्जिन में आप कॉल और पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर पाए, इस वजह से उस तरफ ज्यादा आता दिख रहा है. लेकिन अभी भी जो कमाई हो रही है धीरज जी, वो कमाई ज्यादातर बड़े ब्रोकरेजेस, ब्रांडेड ब्रोकरेजेस की है. डिस्काउंट ब्रोकरेज वॉल्यूम भले ही ले लें लेकिन कमाई में उनका शेयर नहीं है. देखिए, डिस्काउंट ब्रोकरेजेस का रेवेन्यू शेयर लगभग 40% रहा पिछले साल, लेकिन कमाई उनकी 25% है. और इसमें फायदा HDFC या फिर आप जैसे जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस या ब्रांडेड ब्रोकर्स हैं वो उठाते हैं, जो मोतीलाल ओसवाल हैं या फिर मेहता इक्विटीज हैं. इनका अभी भी 35 से 50% तक का प्रॉफिट और रेवेन्यू का शेयर है. क्या वजह है कि डिस्काउंट ब्रोकरेजेस और आपके जो ब्रांडेड या फिर बैंक बेस्ड ब्रोकरेजेस है उसमें रेवेन्यू के मुकाबले में प्रॉफिट का शेयर ज्यादा दिखता है आपको? अनिल जी, ये जो है बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है. जैसे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं या जो बैंक बेस्ड ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो कस्टमर्स को उनके डिसीजन मेकिंग में, एग्जीक्यूशन में, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो में पूरा एंड टू एंड सर्विस देते हैं, उनको मदद करते हैं उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में. तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहता है, क्या कहते हैं, अपने कस्टमर्स को साथ में लेके चलने हैं उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो हमारे पास होता है, जिसमें कि हमारे पास इनकम की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है. दूसरी बात यह है कि हमने बिजनेस मॉडल को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है. सिर्फ ब्रोकिंग रेवेन्यू पे डिपेंडेंस नहीं है. यहाँ पर हमारी मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं पिछले 4-5 साल में सभी ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउसेस और बैंक बेस्ड ब्रोकरेज हाउसेस के. तो वो एक अच्छा रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी निकल के आया है. इसके साथ साथ हम सब लोग अपने कस्टमर्स को उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई, या क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज हो गए. तो इस तरीके से जो वैल्यू ऐड होती है उसमें एक बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है, रादर देन जस्ट ओनली दी टेक लेड बिजनेस मॉडल जहां पर सिर्फ एग्जीक्यूशन दिया जाता है और लो कॉस्ट दिया जाता है. तो इसलिए हमारा रेवेन्यू और पोटेंशियल और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है, क्योंकि हम उनको होलिस्टिक सर्विस देते हैं, होलिस्टिक सोल्यूशन देते हैं अपने कस्टमर्स को. तो इंटरेस्टिंग चीज है कि जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हैं और जो बैंक बेस्ड ब्रोकरेज हैं
उनका 30 से 35% रेवेन्यू, जैसा गौरव जी बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, कि सिर्फ 30 से 35% ब्रोकरेजेस से आता है। बाकी कमाई जो 60 से 70% की है वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ये बेचने से आता है, दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने से आता है, मार्जिन फंडिंग से आता है। तो गौरव जी, क्या इस लिहाज से जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेजेस हैं या फिर बैंक बेस्ड ब्रोकरेजेस हैं वो भले ही वॉल्यूम में ना टिक पाए लेकिन मुनाफे के लिहाज से टिके रहेंगे, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, बिकॉज इनके पास काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है। जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि ब्रोकिंग इनकम तो खाली एक पार्ट है ओवरऑल बुके का। उनके पास काफी वेल्थ सर्विसेज हैं, एमटीएफ बुक का इनकम रहता है, प्लस उनके सब्सिडीज रहते हैं, तो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी काफी होती हैं। तो इस तरीके से जो भी काइंड ऑफ सर्विसेज बैंक बेस्ड ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ऑफर करते हैं वो काफी ज्यादा है विद डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर स्केल अप कर रहे हैं एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू ऑफर सच सर्विसेज, बट दैट विल टेक सम टाइम। एज ऑफ नाउ बैंक बेस्ड एंड ट्रेडिशनल ब्रोकर्स आर मच स्ट्रॉन्गर ऑन दैट विकेट। बताएं कि जो गौरव जी ने रिपोर्ट में एक और चीज खास हाईलाइट की कि बड़ा कंसोलिडेशन होने की तैयारी में है। अजय जी, सवाल आपके लिए कि कंसोलिडेशन बड़ा होने की तैयारी में है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, यानी कि छोटे ब्रोकर्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मार्जिन के नियम हो, कंप्लायंस के नियम हो, टेक्नोलॉजी का खर्चा हो, ये बड़ा है। सो ऐसे में बताएं कि क्या वाकई में बड़े ब्रोकरेजेस और बड़े होने की तैयारी में, छोटे ब्रोकरेजेस के लिए क्या मुश्किल होगा, और कंसोलिडेशन होगा तो कब, कितना, कैसे देखते हैं आप? तो ये श्योरली एक मुद्दा है कि कंसोलिडेशन इज इन द विंग। और अपने जब मॉडल्स हम देखे अभी आज की तारीख में, तो काफ़ी छोटे ब्रोकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड दे हैव बिकम आवर फ्रेंचाइजी। अपना फ्रेंचाइजी नेटवर्क हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो लॉट ऑफ स्मॉल ब्रोकर्स हैव जॉइंड अस बिकॉज दे गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, की रिसर्च एंड एडवाइस मोतीलाल ओसवाल का मिल जाता है एंड दे डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ द कंप्लायंस एंड द टेक्नोलॉजी। बट एट द सेम टाइम देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज देयर रिलेशनशिप। जो छोटे ब्रोकर के रिलेशनशिप्स है वो उनको मैनेज करने के लिए दिस इज द बेस्ट मॉडल वेयर देयर इज कंसोलिडेशन हैपनिंग। एंड बिगर रीजन फॉर दिस इज द वे द टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, द स्पेंड जो टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, जो अपग्रेड करना पड़ता है टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम कंप्लायंस, जो लास्ट 2-3 ईयर्स में जितना कंप्लायंसेस आए हैं, वेदर इट इज पीक मार्जिन, वेदर इट इज अपफ्रंट मार्जिनिंग, प्लस द pledging of stocks. So the operational requirements is much higher compared to what it was earlier. Plus the compliances जो requirement है, तो छोटे ब्रोकर को ये मैनेज करना बहुत मुश्किल ही नहीं, और स्केल अप करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। So we are seeing this consolidation, and if you look at track record, we have been able to convert quite a few small brokers जो हमारे फोल्ड में आए हैं, जो they are getting the benefit of best of both worlds, the technology and the research of Motilal Oswal and the relationship at their end. एब्सोल्युटली। मेहता साहब, आप क्या सलाह देंगे छोटे ब्रोकरेजेस को? क्या वाकई में भारी भरकम खर्चों के साथ बने रहना, टिके रहना, ये कोशिश करनी चाहिए, या बेहतर है कि बड़े ब्रोकरेजेस के साथ मिलें, हाथ मिलाएं और उनके प्लेटफॉर्म के फायदे लें, अपनी रिलेशनशिप के फायदे लें? आगे कैसे ये बढ़ेगी इंडस्ट्री आगे? अनिल जी, मैंने 97-98 में दलाल स्ट्रीट में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने कहा था जी कि छोटे ब्रोकरेज हाउस को कंसोलिडेट होना ही पड़ेगा। चाहे वो बड़े ब्रोकर के साथ कंसोलिडेट हो, चाहे वो 8-10 मिलकर एक बड़ी फर्म बनाए और कंप्लायंस कॉस्ट और दूसरी जितनी भी कॉस्ट है वो कम करे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं होगा। सर्वाइव करना है तो 100% या तो उनके बड़े ब्रोकरेज हाउस के साथ में मर्ज होना पड़ेगा, या 10-12 ब्रोकरेज हाउस मिलके एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस बना के उस काम को करे। प्लस जो एडवांटेज बड़ी ब्रोकरेज हाउस के साथ जो उनको मिलेगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, एडवाइस, वो मेरे ख्याल से आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और जो आप बात कर रहे थे ना, ट्रेडिशनल ऑनलाइन ब्रोकरेज वर्सेस ट्रेडिशनल, ऑनलाइन ब्रोकरेज हमारे लिए एक प्लेइंग फील्ड तैयार कर रहे हैं। उनके कस्टमर्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उसके अगर 5 से 10% कस्टमर भी हमारे बढ़ गए उसमें से, तो मेरे ख्याल से हमारी इनकम 10 टाइम्स बढ़ती है, क्योंकि वो चार्ज करते हैं ट्रेडिंग ब्रोकरेज, हम चार्ज करते हैं डिलीवरी ब्रोकरेज। और ये क्लाइंट को अब समझना पड़ेगा कि हमारी ब्रोकरेज नहीं है, हमारी ब्रोकरेज एडवाइजरी ब्रोकरेज है। तो 100% वो पैसा भी कमाएंगे और उसके साथ साथ में उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये 100% होना ही होना है। कितना जल्दी होता है उतना फायदा है। जी गौरव जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही मेहता साहब ने कि चलिए कंसोलिडेशन तो अपनी जगह है, लेकिन इनकी नजर इस बात पर भी पूरी है
कि डिस्काउंट ब्रोकरेज से दुखी होकर कितने कस्टमर्स ट्रेडिशनल ब्रोकरेज की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि इनका यील्ड काफी ज्यादा है जो कंपेयर टू देम। क्या आपको लगता है ऐसा ट्रेंड बन सकता है और अगले साल 2 साल में फिर आपकी जब रिपोर्ट वापस आएगी तो उसमें ये बात बड़ी हाईलाइटेड रहेगी? नहीं सर, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज जो ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट है वो आई थिंक साल 1.5 साल पहले तक डिजिटल पे बहुत फोकस था। अभी वापस से लोग फिजिकल की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल। तो जो एक पर्सनल टच है, रिलेशनशिप है, दैट इज समथिंग व्हिच इज अगेन बीइंग डिस्कस्ड क्वाइट वाइडली। सो इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, बट इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रोकर्स टू स्केल अप, टू कंप्लाई विद द न्यू गाइडलाइंस, न्यू रेगुलेशंस एंड ऑफर बेस्ट ऑफ द सर्विसेज। तो उनका जो टेक्नोलॉजी में खर्चा है वो उनको देखना रहेगा कि कैसे उसको मैनेज करते हैं, बिकॉज वो खर्चा काफी होगा अगले कुछ समय में। ठीक बात है। आप सब चारों इस इंडस्ट्री के दिग्गज, तीनों दिग्गज हैं, और गौरव जी ने तो इतनी बढ़िया रिपोर्ट लिखी। एक शॉर्ट में 30 सेकंड में मैं आप सब लोगों से राय लेना चाहता हूं। आपकी एडवाइस इस माहौल में जो पूरी रिपोर्ट्स बनकर आई है, ब्रोकर्स के लिए क्या होगी, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगी? उन्हें क्या करना चाहिए, ब्रोकर को क्या करना चाहिए, और नए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? धीरज जी, आपसे शुरुआत करता हूं। ब्रोकर्स के लिए तो बहुत सिंपल है, उनको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बेस्ट सर्विसेज देनी है तो वो डिजिटल ही होंगी। रीच एंड रिचनेस ऑफ ऑफर दोनों पे काम करना पड़ेगा उनको, और अपना कस्टमर बेस बढ़ाना होगा और सर्विस का स्कोप बढ़ाना होगा। तो उससे उनका क्या कहते हैं बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस मॉडल्स हमने ऑलरेडी एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल बनाए हैं, तो ये रहेगा। थोड़े टाइम तक गौरव जी जो बोल रहे थे, कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे प्रेशर रहेगा, बट वो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है जो हमको स्केल करने में मदद करेगा। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सिंपल एडवाइस है अनिल जी। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक पूरा शो कर सकता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है। ये इतना मुश्किल नहीं है। लोग खुद जो है, जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो बिना सोचे समझे काम करते हैं, इसलिए उनको ये मुश्किल लगता है। अदरवाइज स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में इन्वेस्ट करना आसान है, आराम से किया जा सकता है। थोड़ा सा समय देके, थोड़ी सी रिसर्च करके और थोड़ा सा ध्यान देके अगर वो काम करें, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें, अगर वो ट्रेडर्स हैं, तो स्टॉक मार्केट में एक लंबी अवधि में पैसा बन सकता है अच्छे से। ये हमारा शो ड्यू रहा। आपका इतना लंबा गहरा जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों को मिले, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अजय जी, आपकी राय ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए? तो धीरज जी ने काफी कुछ कवर कर लिया है, पर ब्रोकर्स को मेनली इट इज ऑल अबाउट सर्विस और क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस हो ही नहीं सकता आगे जाके, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट हो टेक्नोलॉजी में और जितना क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ला सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओवरऑल क्लाइंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल हैव टू बी लुक्ड एट। वेल्थ मैनेजमेंट इज द ओवरऑल स्कीम व्हिच इंक्लूड्स ब्रोकिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स। ब्रोकर को काफी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम पीपल पर्सपेक्टिव एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो इट विल बी अ गुड मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीपल वेयर यू आर हैविंग अ मिक्स, though that is the model. From the investor angle, I would only say one thing: invest before, research before you invest, and not after. तो आज की तारीख में जो निवेशक आते हैं और ट्रेड करके लॉस करते हैं और फिर सोचते हैं कि रिसर्च करें, दे शुड रिसर्च फर्स्ट. देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इफ यू नो द सब्जेक्ट यू कैन डू इट ऑन योर ओन, अदरवाइज टेक द बेनिफिट ऑफ द एक्सपर्ट्स. ठीक बात है, दे गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. बहुत ही अच्छी बात आपने की कि निवेश करने के पहले रिसर्च करें, न कि बाद. मेहता साहब, आपके थॉट्स? अनिल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है. सब लोग ये तो है ही है कि हमको आईटी, ब्रांड, ह्यूमन रिसोर्सेज पे पैसा खर्चना चाहिए, वो तो करना ही है. बट आज हमारे जैसे ब्रोकरेज हाउस को, जैसे डिज्नी वर्ल्ड में एक मिकी माउस है, हमें भी एक मिकी माउस ढूंढना पड़ेगा हमारे कंपनी के लिए, कि हमारा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे क्लाइंटों को अट्रैक्ट कर सके. तो हमको न्यू एज प्रोडक्ट ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि क्लाइंट हमारे पास बने रहे. और क्लाइंटों के लिए ये है कि क्लाइंटों को नाउ जो ब्रोकरेज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग विथ इन्फॉर्म सोर्सेज, नॉट ऑन हियरिंग सोर्सेज, नॉट ऑन न्यूज, नॉट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म न्यूज. अगर वो करेंगे तो पैसा खोते ही रहेंगे. ये तो अभिमन्यु का चक्र है. घुसना बहुत ईजी है, यहाँ एग्जिट लोगों को समझ में ही नहीं आती है. तो एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ एग्जिट लेनी है, कैसे पैसा कमाना है, और वो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज से ही मिल सकता है. तो अगर अच्छे रिसर्च हाउस, अच्छे ब्रोकरेज के पास जाएंगे जिनका एक ही मोटो होता है कि कैसे हमारे क्लाइंट पैसा कमाए और हमारे पास कैसे रिटेन रहे, वो इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल ठीक बात है. गौरव जी, आपके थॉट्स, चूंकि आपने इतनी डिटेल रिसर्च करके ये रिपोर्ट लिखी है, बताएं सर.
मेरा यही कहना है सर कि अल्टीमेटली ब्रोकिंग इनकम में इस साल हम कुछ गिरावट देख रहे हैं ग्रोथ में, ओवरऑल वॉल्यूम्स में। तो ब्रोकर्स के लिए क्रॉस सेलिंग पे फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बैंक बेस्ड ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स स्ट्रांग रहे हैं रिलेटिवली, उस पर फोकस करना जरूरी रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, बिकॉज दैट इज वेयर दे कैन जनरेट मोर रेवेन्यू एंड मोर प्रॉफिट। ब्रोकिंग इनकम में वी सी सम काइंड ऑफ अ प्रेशर गोइंग अहेड, एंड टेक्नोलॉजी इन स्पेंड एज वी डिस्कस इन डिटेल इन द पास्ट ऑल्सो, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्ट करना ही रहेगा टू रिटेन योर क्लाइंट्स एंड टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री का आउटलुक और साथ ही इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन पे ये हमारा खास शो। गौरव जी, एक बार फिर से ये बेहतरीन रिपोर्ट लिखने के लिए आपको और के रेटिंग्स को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह की बेहतरीन रिपोर्ट हम उम्मीद करते हैं आपके रेटिंग हाउसेस से और मिलेगी, जो वाकई में इंडस्ट्री के लिए डायरेक्शन देने का काम करेगी। और 3 खास हमारे आज के दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस से एक्सपर्ट्स धीरज जी, अजय मेनन साहब और साथ ही राकेश मेहता जी, आप सबका और गौरव जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को आज समय देने के लिए। आज के इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।